हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों आज तारीख है 12 अक्टूबर 2022। आज दोस्तों हम यहां पे अपने इंडियन एक्सप्रेस के कुछ ज़रूरी न्यूज़ एनालिसिस को करेंगे और साथ ही न्यूज़ एनालिसिस में आप देखोगे दोस्तों कि आज के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और साथ ही दोस्तों आप देखोगे 2-3 करंट अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस किया जाएगा। आज देखिए दोस्तों पॉलिटी के रिगार्ड में काफ़ी अच्छा करंट अफेयर है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के रिगार्ड में क्या है दोस्तों कि आप देखोगे पॉलिटी के कंटेक्स्ट में थोड़ा एक ज़रूरी करंट अफेयर है। आप देखोगे दोस्तों ये लगातार 1 महीने से न्यूज़ कोलिज्म सिस्टम की बनी हुई थी। सबसे पहले दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले कोलिज्म सिस्टम को यहाँ पे समझेंगे। कोलिज्म सिस्टम बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि एक कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि एक सीनियर पर्सन होगा, सीनियर पर्सन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं आपको नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे समझिए पहले के समय में जब राजपाट चलता था तो राजपाट में क्या होता था कि जैसे आपने वो मूवी देखी है ना बालाजी जो बाजीराव वाली मूवी, तो उसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि अंतिम पेशवा कौन, अंतिम कह रहा पेशवा कौन बनेगा। उसके बाद तो कई सारे मेंबर्स बैठे रहते हैं, वो चुनते हैं। तो वो मेंबर जो रहते हैं वो अपने अपने फील्ड के महारथी रहते हैं। कोई इकॉनमी का मिनिस्टर रहता है, कोई एग्रीकल्चर का मिनिस्टर रहता है, मतलब कोई हर एक फील्ड का मिनिस्टर रहता है। तो वो मिनिस्टर जो रहते हैं जब एक कॉमन लीडर रहता है तो वो एक नाम रिकमेंड करता है कि अब ये पेशवा बनेंगे, तो वो सारे उस पर सहमति जताते हैं। वो अपने अपने फील्ड के दिग्गज होते हैं, तो वो जब सहमति जताते हैं तो जब पूरे मेंबर्स अप्रूवल दे देते हैं तो वो पेशवा बन जाते हैं। तो यही के कंटेक्स्ट में कोलिजन सिस्टम यही होता है कि देखिए होता क्या है कि सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल होता है। सीनियर मोस्ट जजेस के पैनल में आप देखोगे कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है कि लीडर होते हैं इस कोलिजन सिस्टम के, और ये सीनियर जो होते हैं, सीनियर टॉप मोस्ट जजेस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि रिकमेंडेशन इनकी किस पे होती है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज कौन बनेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये जो कोलिजन सिस्टम होता है ना दोस्तों, ये मतलब कह सकते हो कि एक तरीके का कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि ये 5 मेंबर्स का कोलैबोरेशन होता है। पहले 5 होता था, लेकिन अब नेक्स्ट 1 कोलिजन और होगा, 5+1 कोलिजन सिस्टम होगा। देखिए दोस्तों यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि ये लगातार 1.5-2 महीने से न्यूज सिस्टम बनी हुई है और आप देखेंगे कि किस तरीके से इस साल में ही आप देखेंगे कि 3 चीफ जस्टिस बदल चुके। मतलब यूयू ललित के पहले जो थे एनवी रमन्ना के बाद यूयू ललित आए। अब देखिए यहाँ पे नए चीफ जस्टिस बनने की बात हो रही, चंद्रचूड़। तो ये पूरे चांसेस है दोस्तों कि इस पे तो प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आइए जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है कि यहां समझने की कोशिश करेंगे जो आपका मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको यहां पे देखेंगे। हु इज इन कोलिजम, कोलिजम में होता कौन कौन है, मतलब कि कौन इस सिस्टम का पार्ट होगा, कौन इस सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा उसको यहां पे डिस्कस करोगे। द रूलिंग इन द 3 जज केसेस। स्टार्टिंग में क्या हुआ देखिए दोस्तों कि 3 जज की वर्डिक्ट्स बैठी। 3 जज की वर्डिक्ट्स में क्या होता था कि देखिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। जो पहले जज की वर्डिक्ट हुई थी, जो सुनवाई हुई थी, वो केस क्या था, वो 1981 में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। इसके कंटेक्स्ट में क्या हुआ दोस्तों कि आप देखोगे कि इस वर्डिक्ट में क्या हुआ कि एक 7 जज की बेंच बैठी, जिन्होंने क्या किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस की जो थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के तहत हुई। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल 122 124 क्लॉज 2 और 217 क्लॉज 1। देखिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है अपने कि कोलिजन सिस्टम का कोई भी मतलब गणना नहीं की गई है, कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो ये जो कोलिजन सिस्टम है ना, कोलिजन सिस्टम इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि 3 जजेस की वर्डिक्ट में पहला मैंने डिस्कस किया। अब दूसरा जो सेकंड जज की वर्डिक्ट हुई थी 1993 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 9 जजेस की बेंच हुई और उन्होंने एग्जामिन किया कि 1981 की जो वर्डिक्ट है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो हम कंसल्ट कर रहे हैं वो कितना हद तक सही है। और उसके बाद आप देखोगे कि तीसरा जो जज का केस आया 1998 में, जब अपने प्रेसिडेंट जो थे वो के आर नारायण हुआ करते थे, उनके टाइम में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी किया। एडवाइजरी मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि सुझाव दिया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा ना, वो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या इवन आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे ना, ये कोई पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करेगा। ये अपॉइंटमेंट जो होगा वो रिटायर्ड जो जजेस होंगे या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वही अपने बाद का अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। तो ये केसेस की वर्डिक्ट में ये मतलब चुन के बात आई। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पे क्या है कि हु इज इन द कोलिजम पार्ट। कोलिजम पार्ट के कंटेक्स्ट में आप ये देखोगे दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोलिजम इज टू एंश्योर दैट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट इज ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच। मतलब क्या था कि जो इस कोलिजन सिस्टम का था ना, उसका मेन मकसद ये हुआ करता था कि सुप्रीम कोर्ट को बेहतर से बेहतर टैलेंटेड सीनियर जजेस दिए जाए। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सीनियर मोस्ट जजेस presides the judges by the reason of their long tenure on the Supreme Court are the bestest fitted to achieve this objective। तो वही वाली बात है दोस्तों कि नाम रिकमेंडेशन किसके बेसिस पे होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनके बेसिस पे ये अपॉइंटमेंट होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है
यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं बात करूंगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए जो प्रीलिम्स का फैक्ट बन सकता है, दिस कॉलेजियम मेक्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से सुनना दोस्तों, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड ट्रांसफर्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस। मतलब कॉलेजियम क्या क्या डिसाइड करेगा, पैनल क्या क्या डिसाइड करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, ना कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो ये दोस्तों जो प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको यहां पे हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए दोस्तों यहां पे जो बात आती है, यहां पे क्या आएगा कि अब देखिए दोस्तों जब चंद्रचूड जी का कॉलेजियम है ये किस टाइप से होगा, जब इनका कार्यकाल आएगा तो वो अपने आप न्यूज़ में बना रहेगा, तो उस चीज़ को डिस्कस करेगा। तो पहले से हेडेक और बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो ये कहानी आगे भी बनने वाली है उसको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। आगे जब ये बनेंगे चीफ जस्टिस तो ये कहानी फिर से उभर के आएगी, तो फिर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ जो इसके पीछे का बैकग्राउंड था, जो इंपॉर्टेंट मलाई थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों अगर इंटरनेशनल के न्यूज़ में देखोगे तो इंटरनेशनल के न्यूज़ में क्या है कि दोस्तों नेटो ने क्या किया है कि अपनी थोड़ी सी सिक्योरिटी ग्रिप को और मजबूत किया। इवन साथ साथ देखोगे कि G7 की जो कंट्रीज़ है ना उनको बेलारूस पे ऊपर सेक्शन लगाने की कहा है। देखिए दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है, करंट टाइम में आप देखोगे कि किस टाइम से जो रशियंस मिसाइल दागी गई हैं, रशियन मिसाइल्स आप देखोगे कि यूक्रेन्स के ऊपर दागी गई हैं। कौन कौन सा जो ब्रिज, उसमें आपने नहीं देखा होगा कि किस तरीके से वो क्रिटिकल सिचुएशंस बनी थी, कि क्रिटिकल सिचुएशंस बनने के साथ साथ भी देखिए दोस्तों जो बनी थी ना कि जो बाल्टिक वाले सी रीजन में आप देखोगे कि सबॉर्टेज आपको दिखाई दिया, जो रनिंग पाइपलाइंस वगैरह, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है ना उसमें जो सबॉर्टेज दिखाई गया है। अब रशिया तो ये मानने को तैयार है नहीं कि उसी की देन है। अब ये तो देखिए दोस्तों अभी भी इन्वेस्टिगेशन चली रही, क्या बात है क्या नहीं वो तो खुद पे खुद सामने आएगा। लेकिन हाँ ऐसा ये है कि बेलारूस का यूज़ करके ही, या बेलारूस भाई जाहिर सी बात है बेलारूस जो है वो इसका पार्ट है, सोवियत यूनियन का पार्ट है, मतलब रशिया का पार्ट है। तो इसी चीज़ का यूज़ करके, बेलारूस का ही यूज़ करके, उसकी टेरिटरी का ही यूज़ करके ये रशिया ने वहाँ पे मिलिट्री मिसाइल्स को अपने डिप्लॉय किया और यूज़ किया, कह सकते हो कि एक मतलब लड़ाई के लिए। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी है कि बेलारूस ने अपने आर्मी ट्रूप्स को नहीं दिया था, भले अपनी टेरिटरी इन्होंने दे दी थी अपने मिसाइल्स को दाबने के लिए, मतलब करने के लिए, लेकिन हाँ उन्होंने मिलिट्री ट्रूप्स को अपने नहीं दिया। तो देखिए यही सब बातें हैं दोस्तों। अब नेटो ने क्या है कि इसमें मामले को तुल पकड़ते हुए क्या है कि अपनी सारी G7 कंट्रीज़ और इवन जो नेटो की कंट्रीज़ है उन्होंने बेलारूस के ऊपर जो है सैक्शंस लगाने की कोशिश की ताकि थोड़ा सा इनका इकोनॉमिक रैम्पेज आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों इस न्यूज़ में आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बात है कि देखिए इंडिया वोट अगेंस्ट द रशिया डिमांड्स फॉर द UNGA सीक्रेट बैलेट। मतलब क्या है कि करंट टाइम में देखोगे कि इंडिया ने जो है वो रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सीक्रेट बैलेट के खिलाफ वोटिंग की है। देखिए दोस्तों मामला क्या है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने देखा होगा किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के जो है चार रीजन्स को जो हथिया लिया है, जो इलीगल टेरिटरी का एनेक्सेशन कर लिया है, उसी के कंटेक्स्ट में क्या हुआ दोस्तों की वोटिंग हुई। अब वोटिंग के कंटेक्स्ट में क्या है दोस्तों कि कुछ लोगों ने, इंडिया ने तो पहले इस चीज़ को एब्सटेन कर दिया था, रुचिका कंबोज ने इस मामले में पहले से ही एब्सटेन कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों कि आप देखोगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर पर बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे मामला क्या है कि करंट टाइम में क्या है कि सीक्रेट वॉलेट की बात की जा रही है। सीक्रेट वॉलेट वोटिंग में क्या होगा दोस्तों, किस वोटिंग के कंटेक्स्ट में क्या हुआ, रशिया ने सुझाव रखा, रशिया क्या इवन चाइना ने भी ये सुझाव रखा है कि एक सीक्रेट वैलेट वोटिंग किया जाए कि कौन इस चीज़ से सहमत है, कौन इस चीज़ से नहीं सहमत है, एनेक्सेशन से सहमत। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने तो इसका फेवर किया सीक्रेट वैलेट का, लेकिन इंडिया ने उसका विरोध कर दिया। अब देखिए दोस्तों जिसका बैकग्राउंड था मैंने समझा दिया। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि जनरल असेंबली डिसाइडेड नॉट टू रिकंसिडर द मोशन। क्या हुआ दोस्तों कि इस पर चाइना और रशिया ने रिकंसिडरेशन के लिए भी बोला था। क्यों? क्योंकि भाई ये सब तो परमानेंट मेंबर है। अब परमानेंट मेंबर के लिए इन्होंने वो रिकंसिडरेशन के लिए बोला, लेकिन क्या हुआ कि जनरल असेंबली ने इनके जो है रिकंसिडरेशन मोशन को नहीं माना। इवन आप देखोगे दोस्तों कि 104 कंट्रीज के नेशंस ने, इंडिया ने रिकंसिडरेशन के खिलाफ वोट किया। इवन आप देखोगे कि 16 कंट्रीज ने इनके रिकंसिडरेशन पे फेवर किया और 34 ने एब्सटेन कर दिया। तो अब देखिए दोस्तों इसी के कंटेक्स्ट में एडिटोरियल भी है, उसको भी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल क्या था, 107 सीक्रेट वॉलेट के मेंबर्स में यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के स्टेट में रिजेक्टेड क्या हुआ, ये यहाँ पे बात आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इसके कंटेक्स्ट में जो एडिटोरियल है उसको भी यहाँ पे देखेंगे। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अपने एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में बेसिकली क्या है दोस्तों कि करंट टाइम में अभी जो मैंने लास्ट करंट अफेयर की न्यूज़ डिस्कस नहीं की, इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मैंने यहाँ पे बताया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या हुआ कि इंडिया ने जो है खिलाफ रशिया के वोटिंग की। देखिए दोस्तों ये 8 महीने में दूसरी बार हुआ है कि इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोटिंग की। अब देखिए दोस्तों इस एडिटोरियल का मेन सार जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सार समझने की कोशिश करिए दोस्तों, जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थॉट डेवलप करना है वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। द टाइट रोप टेस्ट। टाइट रोप टेस्ट के कंटेक्स्ट में क्या यहाँ पे बातें हैं दोस्तों, करंट टाइम में आप देखोगे कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने जो
रशिया की वॉर यूक्रेन के खिलाफ छड़ी हुई है ना, इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से रशिया और जो क्रीमिया के बीच की जो डायरेक्ट लिंक हुआ करती थी रशियंस मिसाइल्स दागने की वजह से, करंट टाइम में क्या हुआ कि ब्लास्टिंग क्या इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों। मैं पहले 2014 की बात करता हूँ। 2014 में ये लड़ाई छिड़ी कहाँ से? 2014 से आप देखोगे दोस्तों कि 2014 में किस तरीके से क्रीमिया पेनिनसुला को इन्होंने हथिया लिया, तब लड़ाई बढ़ी। उसके बाद आप देखोगे कि अभी ये 8-10 महीने से टसल इनके बीच में क्रिएट चली आ रही, फरवरी से ये टसल इनके बीच में क्रिएट है। अब देखिए दोस्तों ये टसल क्यों है? अब इस टसल की अगर बात करोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं इसके कारण क्या है? टेरिटरी एनेक्सेशन। टेरिटरी एनेक्सेशन तो बेसिकली यहाँ पे है ही बात है। दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि जो ये दोनों के बीच की जो टेंशन क्रिएट हुई है ना करंट टाइम में, जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे कि जो उतार चढ़ाव हुआ है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा देन है। ये तो दोस्तों मैं अक्सर ही डिस्कस करता हूँ। अब इस टेंशन की अगर बात करोगे ना दोस्तों, काफ़ी सारी कंट्रीज़ की निगाहें अपने इंडिया पे भी बनी हुई हैं कि इंडिया, ये बात सच है कि हमारा जो है, हम ज़्यादा डिफेंस का अपना पूरा सामान रशिया से खरीदते। इवन आप देखोगे कि करंट टाइम में हम सस्ता तेल भी जो है, कह सकते हो कि जो खरीदी है वो रशिया से ही कर रहे हैं। और दोस्तों करे भी क्यों ना? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ना लिखी है, बेशक सारे दोस्तों ने सेक्शंस लगाए, इंडिया ने इस पर चुप्पी साधी है, लेकिन दोस्तों इतना याद रखना, ये यहाँ पे बात नहीं लिखी, पर मैं खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं कि आप देखोगे कि 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड पे हमला किया था, तो इवन आप देखोगे कि उस टाइम कह सकते हो कि कितना अमानवीय घटना अमेरिका ने भी किया था अपने बदले के लिए। नतीजा क्या हुआ? कई सारे देश भी तो उस वक्त चुप थे। हाँ, तो कोई उस टाइम भी तो अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला था। तो इवन आज रशिया के ही खिलाफ बोलने के लिए इंडिया के ऊपर ही क्यों पिंच किया जा रहा है? ये दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की निगाहें आज इंडिया के ही ऊपर हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि भाई हमारा तो रशिया ओल्ड फ्रेंड है। हाँ, तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें ये लिखी हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि कुछ दिन पहले भी जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि किस तरह, जयशंकर साहब का भी स्टेटमेंट था। इवन आप देखोगे रुचिका कंबोज जी ने भी जो है एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन करने के बाद उन्होंने भी ये भी कहा था कि पीसफुल नेगोशिएशंस दोनों के बीच में होने चाहिए। जयशंकर साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पीसफुल नेगोशिएशंस करा दिया जाए। अब देखिए देखो दोस्तों, एक तरफ पूरा वर्ल्ड इस चीज़ के फिराक में लगा है कि किस तरीके से ये जो टसल इनके बीच में क्रिएट हुई है खत्म हो जाए, तो जो इकोनॉमिक रिसेशन आया है ना, ग्लोबल मार्केट में जो उतार चढ़ाव आया है ना, ये ठीक हो जाए और सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, आगे की क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है, वो तो अपने आप ही समझ में आएगा। तो यही सब था दोस्तों इस एडिटोरियल में। आइए एक आगे का एक इसके बाद की कहानी है, मतलब एनपीए के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें नेक्स्ट पेज पे ही निकला है। ये बेसिकली क्या है दोस्तों, आइडियाज़ वाले पेज में है, इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक थॉट डेवलप प्रोसेस करने की यहाँ पे बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मिसडायग्नोज ऑफ द एनपीए, प्रोबिंग द लिंक्स बिटवीन द ट्विन शीट्स क्राइसिस एंड द एक्सटर्नल कमोडिटी शॉक्स। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है कि ट्विन बिन शीट्स कह लो, समझने की कोशिश करिए एक्सटर्नल कमोडिटी शॉक्स। एक्सटर्नल कमोडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि समझिए वो प्राइसेस जिनका कह सकते हो कि रेट फिक्स है। रेट फिक्स इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, जैसे कि मान के चलिए कि एक मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि मान के चलो एक मार्केट का रेट फिक्स होगा। मार्केट के रेट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, जैसे सोना है, सोने का एक इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस में इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है कि वो रेट फिक्स है। 50,000 रुपये तोला बिकेगा तो 50,000 रुपये तोला ही बिकेगा। अगर चांदी है तो 50,000 रुपये किलो बिकेगी तो 50,000 रुपये किलो ही चांदी बिकेगी। तो वो रेट एक फिक्स है। और ट्विन शीट बैलेंस की बात करोगे दोस्तों, तो ये एक टाइप का कैसे कह सकते हो कि समझने की कोशिश करिए। देखिए पहले मैं टर्म समझाऊंगा, उसके बाद की कहानी। ट्विन शीट बैलेंस की बात करूंगा तो देखिए समझने की कोशिश करिए दोस्तों, एक जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर कितना सारा कह सकते हो कि फाइनेंशियल बर्डन है। पहली चीज़ तो वो हो गई, और दूसरी चीज़ वो है फाइनेंशियल बर्डन के अलावा फिस्कल डेफिसिट, और उसके अलावा आप देखोगे दोस्तों कि कितने कंटेक्स में उसके ऊपर ओवर बर्डन लोन है, मतलब एनपीए कितना ज़्यादा उसके कंटेक्स में बात है। तो ट्विन शीट का मतलब, ये ट्विन मतलब दो, कि एक फाइनेंशियल डेफिसिट उसके ऊपर, उसके बाद आप देखोगे कि कितना उसके ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कंटेक्स का भी बर्डन है। तो ये दो बातें यहाँ पे आती है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि मिस डायग्नोज ऑफ द एनपीए के कंटेक्स में जो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमको थॉट डेवलप करना है, वो यहाँ पे ये है दोस्तों कि इनकी बात यहाँ पे क्या लिखी कि करंट टाइम में ये दोनों को लिंक करके अगर बेहतर चला जाएगा ना। देखिए दोस्तों, क्या है कि यहाँ पे एनपीए के कंटेक्स्ट में जो बात है, देखिए दोस्तों अभी स्क्रीन पे मत देखना, जो मैं कहानी की तरीके से समझा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं खुद जूम कर दूंगा, पॉज करके पढ़ लेना। अब देखिए दोस्तों, एनपीए के दर की अगर बात करोगे ना, तो पहले जो अपना एनपीए का दर हुआ करता था वो उतना ज़्यादा नहीं था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं था। लेकिन आज अगर आप अपने एनपीए के दर की बात करोगे ना, तो ये काफ़ी हद तक बढ़ता चला जा रहा है। देखिए दोस्तों, डेटा आते जाते रहेंगे, वो बात छोड़िए, डेटा के कंटेक्स्ट को कोई नहीं याद रख पाता है। मेन बात होती है जो फैक्चुअल समझना होता है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि जो पहले का एनपीए का दर था वो आज के एनपीए के दर में जो बहुत ज़्यादा डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पहले प्राइवेट पार्टनरशिप की एंटिटी प्लेयर जो थी वो उतनी नहीं थी, लेकिन आज जो प्राइवेट पार्टनरशिप के एंटिटी प्लेयर्स हैं वो इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इवन साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि ये जो स्मॉल फाइनेंशिंग बैंक्स, जो फिल्म्स वगैरह हैं ना, जो स्मॉल फाइनेंशिंग बैंक्स कह सकते हो कि नॉन फाइनेंशियल फर्म्स जिनको आप कह सकते हो, कि इनका एनपीए कुछ ज़्यादा ही हद तक बेहतर है। अब देखिए ऐसा दोस्तों क्यों है, ये जो किसान वगैरह है, ये जो लेंडिंग लोन्स वगैरह दिए जाते हैं ना,
इनके कंटेक्स्ट में क्या है दोस्तों कि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हद तक ये है कि अगर मुल्क को कुछ बातें, इससे दोस्तों मैं अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, कि देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं किसानों को बढ़ाने के लिए तो लोन तो हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों क्या है कि लोन का रिकवरी रेट बहुत ही कम है। इवन आप देखिए दोस्तों, देखोगे कि एजुकेशन लोन भी रिकवरी रेट बहुत कम है। यही कारण है दोस्तों कि आप देखोगे कि गवर्नमेंट बैंक एजुकेशन लोन बहुत कम प्रोवाइड करती है। इवन आप देखोगे प्राइवेट बैंक बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन हाँ, प्राइवेट बैंक के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। तो रिकवरी रेट स्लो होने की वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों एनपीए का दर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, मामला यहाँ पे ये है कि एनपीए के एलोकेशन की बजट जो होती है ना, एनपीए को जो सॉल्व करने के लिए जो मामले का होता है, कि इनके कंटेक्स्ट में क्या है दोस्तों कि एनपीए को रिकवरी के लिए गवर्नमेंट जो अपना बजट एलोकेट करी दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, एनपीए को भी एक तरीके से आपको रिकवर करना पड़ा है। उसके साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि जो करंट टाइम में जो हमारी फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी है, जो मार्केट को हमने इंसेंटिव फार्मर सेक्टर्स में देने की कोशिश की ना, सब्सिडीज के पैकेज भी इवन साथ साथ आप देखोगे कि जो ग्लोबल मार्केट में कर रहा हूं, जो कोविड के पेंडेमिक है, आपने देखोगे कि किस तरीके से जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो सरकार ने फ्री में राशन बांटा, पैकेजेस बांटे, फूड पैकेजेस, वो भी कह सकते हो कि हमारे पर फिजिकल बर्डन क्रिएट किया। इवन एनपीए ने भी फिजिकल बर्डन किया। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों जो हमारे ऊपर एक फिजिकल डेफिसिट का प्रोसेस क्रिएट कर रहा है। अब दोस्तों, इसके कंटेक्स्ट में क्या है कि कुछ सुझाव है। सुझाव के कंटेक्स्ट में क्या है दोस्तों कि एनपीए के दर को कम करने के लिए अगर यहाँ पे बात किया जाए ना, तो जो कंटेक्स्ट में है दोस्तों, यहां पे क्या है कि एक कह सकते हो कि केस हिस्ट्री की बात है। केस हिस्ट्री इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि आप देखोगे कि 2021 से जो एनपीए का दर बढ़ता जा रहा है ना, ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल कमोडिटी के जो प्राइसेस है ना, वो भी फॉल किए जा रहे हैं। फॉल करने के साथ साथ ही आप देखोगे कि यही कारण है कि एनपीए का दर बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हद तक अगर हम अपने कह सकते हो कि ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस, जो कि मैंने आपको बताया ना, ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस क्या है कि जो हमारा बर्डन है, बर्डन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। एक होता है बर्डन, एक होता है ओवर बर्डन। ओवर बर्डन तब कम होता है दोस्तों जब हम कह सकते हो कि एक पार्टनरशिप को लाने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप बेशक हम ला सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप को किस हद तक लाना है कि हमारे ऊपर उसका रेगुलेशन बना रहे। रेगुलेशन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि ये बात इतना याद रखना दोस्तों, आज कोई भी अगर जैसे लोन पास होता है ना, कोई भी चीज़ें पास होती है, तो उसके लिए एक कोलेटरल सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो जो कोलेटरल सिस्टम होता है ना, कोलेटरल सिस्टम की जो निगरानी होनी चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट रूल प्रोसेस होना चाहिए। पहली चीज़ ये। और दूसरा, जो हमारा एक्सटर्नल कमोडिटी प्राइसेस है ना, जो दिन पे दिन ये फॉल किया जा रहा है ना, इसको थोड़ा सा रेगुलेट करके एक फिक्स्ड जगह बेहतर ढंग से लाया जाए। तब कहीं ना कहीं हद तक ये जो हमारा कह सकते हो कि फिजिकल बर्डन है ना, इससे हम उभर पाएंगे। तो यही सब था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।